शुरू करते हैं अध्याय दूसरा। भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन, यह अपना अध्याय है। और यह अध्याय का ये दूसरा भाग है। इसके पहले भाग में हम भूमि के बारे में देख चुके हैं। अभी हम देखेंगे मृदा के बारे में। और मृदा के बारे में पढ़ते समय हम निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मृदा का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे और मृदा कैसे निर्माण होती है, उसके लिए कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं वो देखेंगे। मृदा का निम्नीकरण कैसे होता है और उसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, और मृदा संरक्षण के उपाय क्या हो सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। मृदा की व्याख्या ऐसी होती है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत, पृथ्वी के पृष्ठ पर ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर दानेदार पतले कण होते हैं और उसका एक आवरण होता है। उस आवरण की पतली परत को हम कहेंगे मृदा। और इसका जो निर्माण होता है यह चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। चट्टानों से प्राप्त खनिज, जैव पदार्थ और भूमि पर पाए जाने वाले खनिज, इनको मिलाकर इनका निर्माण होता है इस मृदा का। और यह बनने की जो प्रक्रिया है अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। मान लीजिए एक ऐसा पत्थर है, लेकिन वो अति ठंड, अति गर्म की वजह से उसका पृष्ठभाग कमज़ोर होते जाता है, जिससे छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते जाते हैं। वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में रूपांतर हो जाती है और इस तरीके से वहाँ मिट्टी बन जाती है उसी पत्थर के रंग की। और इस तरह से जब यह खनिज और जैव पदार्थों का सही मिश्रण अगर मृदा में होता है तो वह मृदा खेती के लिए, पौधों के लिए बहुत ही उपजाऊ होता है, जिससे अच्छी फसल हम ले सकते हैं। तो खनिज और जैव पदार्थों का सही मिश्रण होना चाहिए, तभी वह मृदा उपजाऊ हो सकती है। यहाँ हम मृदा को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एक लेयर है, ये दूसरा लेयर है, ये तीसरा लेयर है और ये चौथा लेयर है। तो ये पहले लेयर में जहाँ हम घास वगैरह दिख रहा है, यह ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपर की मृदा है ये। और उसके ठीक नीचे बालू, गाद, क्ले के साथ उपमृदा है। और उसके भी तीसरा स्तर है अपक्षयित चट्टानी पदार्थ है। अपक्षयित मतलब वो जो घिसे हुए या कमजोर हुए जो चट्टानी पदार्थ है वो यहाँ नजर आते हैं। और इसको बोलते हैं पेरेंटल रॉक या जनक चट्टान, जिससे मतलब इस पत्थर से ऊपर के एक दो हिस्से बन चुके हैं, इसको बोलेंगे जनक चट्टान, क्योंकि इसी पत्थर से अन्य हिस्से, अन्य लेयर ये बन चुके हैं, अन्य स्तरीय बन चुके हैं और इसीलिए इसको बोलेंगे हम जनक चट्टान है। जनक चट्टान मतलब जिससे अनेक या अन्य मिट्टी तैयार होती है, उसको बोलेंगे जनक चट्टान। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे मतलब अपक्षय। अपक्षय क्या होता है कि तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य द्वारा अनावरित शैलों का टूटना और क्षय होना, इसको बोलते हैं हम अपक्षय। और इस अपक्षय की क्रिया में तापमान में परिवर्तन होता है, तुषार क्रिया में परिवर्तन होता है, पौधे, प्राणियों और मनुष्य द्वारा अनावरित शैलों का टूटना, पौधों के कारण, प्राणियों के कारण, मनुष्यों के कारण वो शैलों का घिसना या टूटना या वो टुकड़ों टुकड़ों में परिवर्तित होना, इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे अपक्षय। और आप ये भी जान लोगे कि केवल 1 सेंटीमीटर मृदा
केवल 1 सेंटीमीटर मृदा का जो लेयर बनने के लिए सैकड़ों वर्ष लगते हैं, क्योंकि ये आसान प्रक्रिया नहीं है। मिट्टी बनने का जो तरीका है या अवधि है बहुत ही लंबा होता है। 1 सेंटीमीटर मृदा का लेयर बनाने के लिए कितने साल लगेंगे? सैकड़ों साल लगेंगे। मृदा का निम्नीकरण होता रहता है और इसीलिए उसका संरक्षण भी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये निम्नीकरण किस तरह से होता है? मृदा का अपरदन होना और क्षीणता होना। अपरदन मतलब वो घिसने की वजह से उसमें कमी आना या वो कमज़ोर हो जाना, क्षीणता कमज़ोर हो जाना, ठीक है, इस तरह से ये खतरे होते हैं। और अपरदन होता है और क्षीणता होता है, क्षीणता होती है मृदा में, तो ये निम्नीकरण कहा जाता है। साथ साथ में अन्य कारण भी होते हैं निम्नीकरण के लिए, जैसे वनोन्मूलन, जंगलों को ज़्यादा तोड़ना, पेड़ों को ज़्यादा काटना, इस तरह से अतिचारण अगर करते हैं तो वो भी मृदा का निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार हो सकता है, अतिचारण के लिए। क्योंकि एक ही जगह पर अगर हम जानवरों को चराते हैं तो वहाँ पर बार बार पैर होने से, जानवरों के पैर होने से वहाँ की भूमि पर जो पनपने वाली जो वनस्पति होती है वो पनप नहीं सकती। तीसरा है रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करने से भी मृदा का निम्नीकरण होता है। वर्षा दोहन, हमको बारिश से पानी तो मिलता है, लेकिन उसका पानी ज़मीन के अंदर से तो हम लेते हैं, साथ साथ में अपने आसपास का जो पानी होता है उसका भी ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी होता है वर्षा दोहन। अगर खेती में अगर ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते रहेंगे तो वो खेती कभी ना कभी तो उसका डिग्रेडेशन या वो कम उपजाऊ बन जाएगी। कभी कभी प्राकृतिक आपदा भी होती है, जिससे भूस्खलन और बाढ़ भी आ जाती है। भूस्खलन से क्या होता है कि ऊपर का ज़मीन का हिस्सा नीचे फिसल जाता है या खिसक जाता है, जिससे जो कभी उपजाऊ भूमि होती है उसके ऊपर ये नया लेयर बन जाता है, जिससे भूमि का डिग्रेडेशन हो जाता है। और बाढ़ की वजह से भी जो पानी, बहता पानी होता है नदियों से, तो आसपास का जो मिट्टी होती है, मिट्टी का स्तर होता है, वो बह के चला जाता है, जिससे भूमि की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। बाढ़ की वजह से वो लेयर कहीं और लेकर लिया जाता है। इस तरह से मृदा का निम्नीकरण हो जाता है। तो फिर उस पर उसके कुछ संरक्षण करने के भी कुछ उपाय होते हैं, वो देखते हैं। ये आकृति हम पहले ही देख चुके हैं कि मृदा निर्माण का करने के लिए जो कारक होते हैं वो क्या क्या रिस्पॉन्सिव होते हैं, ये हमने देख चुके हैं। ये चारों हम देख चुके हैं। तो यहाँ देखते हैं हम मृदा संरक्षण के उपाय, क्योंकि निम्नीकरण होता है तो उसके लिए संरक्षण करना जरूरी है, उसके लिए उपाय भी सुझाना जरूरी है। पहली बात करेंगे हम, तो पहला उपाय बताना चाहेंगे कि मल्च बनाना। तो दो पौधे जो होते हैं इनके बीच में एक भूमि होती है, अनावृत भूमि होती है, तो उस भूमि को हम जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से हम ढक देते हैं, तो उसको बोलते हैं मल्च बनाना। इससे क्या होता है कि मृदा की जो आर्द्रता होती है, जो मतलब यहाँ जो नमी होती है वो नमी निकल नहीं जाएगी। जिससे नमी नहीं निकल जाएगी मतलब वो भूमि की जो उपजाऊ क्षमता होती है या उसमें कुछ पोषक तत्व होते हैं वो निकल नहीं जाएंगे, मृदा की आर्द्रता रुक जाएगी, तो वो पोषक रहेगी। इस तरह से हम मल्च बनाकर भी मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। ये पहला हो गया। दूसरी बात है वेदी का फार्म बनाना। जहां आप जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, आप इस चित्र में देख रहे हैं कि ये स्लोप इलाका है, ये पहाड़ी इलाका है और इस इलाके में इस प्रकार की खेती की जा सकती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मल्च बनाकर, ऐसी मल्च बनाकर ये खेती यहाँ कर सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका हो गया है जमीन मृदा का निम्नीकरण रोकने के लिए। इस तरीके से हम ऊपर से आने वाला जो पानी होता है और पानी के साथ बहने वाली जो मिट्टी होती है उसको हम रोकने की कोशिश करते हैं इस माध्यम से। और इस तरह से ये वेदी का फॉर्म भी मृदा का निम्नीकरण रोकने में बहुत ही उपयुक्त साबित होती है। तीसरा उपाय है समुच्च रेखीय जुताई करना। समुच्च रेखीय जुताई कि एक पहाड़ी ढाल पर समुच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, इस चित्र में यह देख रहे हैं, यह एक समुच्च रेखीय जुताई है। और इस चित्र में
एक पहाड़ी ढाल है ये, और ये पहाड़ी ढाल पर क्या बनाया गया है कि रेखाओं के समांतर जुताई ढाल, समांतर है ये, रेखाओं के समांतर इस तरह से बनाया गया है, जिससे क्या होता है कि जो ऊपर से नीचे जो पानी आता है वो डायरेक्टली या तीव्रता से नीचे नहीं आएगा, तो यहाँ से गिरने वाला जो पानी होता है इस रास्ते से, इस रास्ते से, इस रास्ते से, ऐसे इस तरह से चैनलाइज हो जाएगा, जिससे ज़मीन की जो सुपीकता है या ज़मीन का जो पतला स्तर होता है, मिट्टी का जो पतला स्तर होता है, वो धीरे धीरे रूप से चले जाएगा या धीरे धीरे रूप से पानी का बहाव रहेगा, जिससे जमीन की सुपीकता बरकरार रहेगी। चौथा उपाय है रक्षक मेखलाएं बनाना। तटीय प्रदेश और शुष्क प्रदेश में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं, जैसे कि हम चित्र में देख सकते हैं। जैसे कि तटीय इलाका है, ये एक इलाका है, यह तटीय इलाका है, और एक शुष्क प्रदेश है। अभी क्या होता है कि शुष्क प्रदेश से हमेशा गर्म हवा बहती रहती है। गर्म हवा बहती रहती मतलब वो रेती वगैरह या मिट्टी वगैरह वो ला सकती है, और इसीलिए ये तटीय इलाकों के सरहद पर या सीमा पर ऐसी इस पेड़ों की ऐसी लाइन कतार लगाई जाएगी, जिससे शुष्क प्रदेशों से आने वाली मिट्टी के साथ जो हवा होती है, बालू के साथ जो हवा होती है, वो इससे रोक लगाएगी, जिससे प्रतिबंध करेगी। मतलब शुष्क प्रदेशों से मिट्टी या शुष्क प्रदेशों से आने वाली हवा यहाँ रोकी जाएगी। इस तरह से हम रक्षक मेखलाएं बनाकर यहाँ की जो मिट्टी आती है, ये मिट्टी इस प्रदेश में नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे कि अपने मृदा का संरक्षण हम कर सकते हैं रक्षक मेखला के उपाय के तहत। पांचवा उपाय बताने जा रहे हैं हम समोच्च रेखीय रोधिकाएं। इसमें समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है, और रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती है, जैसे कि हम चित्र में देखते हैं। तो इसी तरह का जो स्लोप होता है, जमीन का, भूमि का जो स्लोप होता है, यहाँ समुच्च रेखीय रोधिकाएं बनाई जाती है। कैसे देखिए कि जैसे ये स्लोप इलाका है और यहाँ से पानी डायरेक्टली तेज तीव्र गति से आ सकता है, और इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ इस तरीके से प्रतिबंध करेंगे जहाँ मिट्टी या पत्थर से ये बनाएंगे, और ठीक इसके सामने पानी को रोकने के लिए या गड्ढे बनाएंगे। तो जिससे क्या हो गई, इस तरीके से इसी तरीके से अन्य भी बनाएंगे जहाँ से पानी, अगर यहाँ से पानी अगर ओवरफ्लो होता है तो ये पानी इस गड्ढे में या इस नाले में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम समोच्च रेखीय जुताई जो ढलान वाले इलाका होता है वहाँ हम बना सकते हैं। अगला उपाय है चट्टान बांध। चट्टान होता है और चट्टानों से पानी, जब बारिश होती है वो पानी हमेशा ऊपर से नीचे बह कर चला जाता है, लेकिन जब से चट्टान से के ऊपर से अगर पानी आता है तो उसमें तीव्रता ज़्यादा होती है, उसमें गति ज़्यादा होती है, और इसीलिए उसको कम करने के लिए इस तरीके से क्या किया जाता है, बांध बनाए जाते हैं, जिससे पानी की गति को रोका जाता है। जिससे पानी की गति रुक गई तो मिट्टी का जो पानी का जो बहाव होता है वो मिट्टी के स्तर को कहीं और नहीं लेके जाएगा। अगला उपाय है बीज की फसल उगाना। जैसे मतलब दो फसल होते हैं और ये दो फसलों के बीच में अगर हम, ये जगह खाली है तो ये जगह खाली होती है, तो जब बारिश आती है या भारी बरसात होती है तो ये इलाका पानी की वजह से बह के जा सकता है, और इसीलिए ये ए और बी और ये दोनों फसलों के बीच में हम सी प्रकार की फसल भी ले सकते हैं, और इस तरह से वर्षा दोहन से मृदा को हम सुरक्षित रख सकते हैं। और इसके लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती है। आपने कभी देखे होंगे कि जैसे तुअर की खेती है, और तुअर की खेती के बीच में हम सोयाबीन की भी खेती कर सकते हैं। इस तरीके से हम बीज की फसल उगाकर अंतर पीक ले सकते हैं।
दोस्तों ये हो गए मृदा का निम्नीकरण और उसके लिए बताए गए संरक्षण के उपाय है जो हमको अपनाना है और इस तरीके से हम मृदा का निम्नीकरण रोक सकते हैं। तो इसके साथ ही हम यही रुकते हैं और फिर मिलते हैं इसी अध्याय का अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में।